हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने के सीरीज़ में जैक बोर्ड का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ही कम समय बचा है एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करने के लिए। तो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मैराथन सेशन स्टार्ट किया है, जो कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग चलेगा और आपका सारा चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 11 को देखेंगे, जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट पर है, और इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन इसका जो मार्क्स वैल्यू है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आज हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीरीज़ में जो चैप्टर 1 कवर किया था, फिर हम चैप्टर 2 भी कवर करेंगे वेरी सुन। लेकिन डेटाबेस कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये खास करके स्टूडेंट जो होते हैं वो सी प्लस प्लस में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, और डेटाबेस एसक्यूएल इस पर ध्यान बहुत कम देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ही कम स्टडी से और अच्छे स्ट्रक्चर्ड स्टडी से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इजीली 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो है, a database is a collection of logically related data stored in a particular organized manner in such a way that user can retrieve data quickly। डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड डेटा का। जैसे हम लोग टेबल में किसी रिलेशन में डेटा को स्टोर करते हैं, तो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे डेटा, ताकि उसको जब हम रिट्राइव करें, जब भी एक्सेस करना चाहें तो आसानी से और क्विकली से एक्सेस कर पाएँ। तो इसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो आपको याद रखना है कि डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जी हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ डेटाबेस या व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो डेटाबेस क्या है ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स का सेट भी हम कह सकते हैं, दैट इनेबल्स ए यूजर टू डिफाइन, जिससे एक यूजर जो होता है वो इनेबल होता है, सक्षम होता है डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यानी जो टेबल हम क्रिएट करते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए डेटाबेस, एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस, और उसे एक कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं यानी टेबल बनाते हैं, उसमें डेटा फिल करते हैं, तो आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो किसी सॉफ्टवेयर पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाएंगे। तो सेटअप जो प्रोग्राम्स होता है उसे ही हम डीबीएमएस कहते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आखिर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो उसका एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो डीबीएमएस के क्या एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हम लोग जानेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस। जो बेमेल डेटा होता है, फालतू के जो डेटा होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ताकि अच्छा से हम मैनेज कर पाते हैं। इनकन्सिस्टेंसी इज रिड्यूस, और जो बेमेल डेटा होता है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटा को हम स्टोर करते हैं, तो एक ही टाइप के जो डेटा है उसको वो इंडिकेट करेगा कि सेम डेटा इज इंटर्ड। तो यहाँ पर इनवैलिड एंट्री ये इस तरह से बताते हैं, जब हम एक्सेल में या एक्सेस में एंट्री हम लोग जब कभी भी करते हैं, या कोई भी डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में हम एंट्री जब हम लोग करते हैं, तो सिमिलर डेटा जब हम लोग एंट्री करते हैं, तो ये इंडिफिकेशन देता है, या फिर हमें नोटिफाई करता है कंप्यूटर कि आप सेम टाइप के डेटा को एंटर कर रहे हैं। तो जिससे इनकॉन्सिस्टेंसी या फिर रिडंडेंसी जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई, हम लोग सिक्योरिटी का भी यूज करते हैं, बहुत सारे पासवर्ड वगैरह हम लोग अपने डेटा में लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कागज़ कलम ये इस तरह का हम लोग पहले के ज़माने में जो यूज़ करते थे, इससे क्या होता था, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता था, हम लोग को लॉकर लगा के रखना पड़ता था। लेकिन कंप्यूटर में आप आसानी से किसी पार्टिकुलर डेटा को आप लॉक करके पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। साथ ही क्या होता है, इट प्रोवाइड्स डेटा बैकअप, बैकअप भी देता है। कभी जो है हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, तो बैकअप हम सेट कर सकते हैं, ताकि एक पार्टिकुलर ईमेल पे या फिर किसी ड्राइव में हमें वो एक्सेस हो जाता है। कॉन्करेंट यूज ऑफ डेटाबेस इज यूजफुल, और कॉन्करेंट जो डेटा हम यूज करते हैं वो बहुत यूजफुल होता है।
अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हाई कॉस्ट, थोड़ा सा महंगा होता है जब भी डीबीएमएस का हम लोग यूज करते हैं। कागज कलम में क्या होता है, काफ़ी सस्ता, एक रजिस्टर हम लोग खरीदते हैं 50 रुपया का, तो मेंटेन होता है डेटा। लेकिन एक आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आप जब यूज करोगे तो आपको एक पार्टिकुलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिससे बहुत ही हाई कॉस्ट शुरू में लगता है, बाद में भले ही कॉस्ट कम हो जाता है। कई बार डेटाबेस फेलियर भी हो जाता है, आप डेटाबेस बनाते हैं लेकिन कई बार डेटाबेस क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन आवश्यकता पड़ती है जब आप डेटा को आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो बार बार आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलते हैं, ताकि ये इसी वजह से बहुत ही पॉपुलर हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के व्यू होते हैं, जिसे डेटा अब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है या फिर व्यूज ऑफ डेटा कहा जाता है। ये 3 प्रकार के जो व्यू होते हैं, वो फर्स्ट में आता है एक्सटर्नल व्यू, जिसे यूजर व्यू भी कहा जाता है, और सेकंड में आता है कॉन्सेप्चुअल व्यू, जिसे लॉजिकल व्यू भी कहा जाता है, साथ ही इंटरनल व्यू या फिजिकल व्यू भी कहा जाता है। बात यह है कि सबसे पहले अगर आप किसी डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, बहुत सारे डेटा को, किसी कंपनी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड डेटा को आप मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक फिजिकल डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग लॉजिकल व्यू कहेंगे, या फिर जो ऑपरेटर होगा वो लॉजिकली उसमें डेटा को फिल करेगा। साथ ही जब डेटा और सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, फिजिकल किसी जो मशीन है उसमें लॉजिकली डेटा जब तैयार हो जाता है, तो यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, या फिर उसे सिक्योरिटी डाल सकता है, जो पार्टिकुलर यूजर उसे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्यू होंगे, फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू और यूजर व्यू। आगे हम लोग समझते हैं कि डेटा मॉडल क्या है। काफ़ी कम समय है, क्योंकि हम लोग टॉपिक को काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम समय बचा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो यहाँ पर समझिए डेटा मॉडल्स क्या होता है। कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज मॉडल्ड। डेटा मॉडल्स जो होता है वो डिफाइन करता है कैसे लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस, किसी डेटाबेस का। डेटा मॉडल्स आर फंडामेंटल एंट्रीज टू इंट्रोड्यूस द एंटिटीज टू इंट्रोड्यूस द अब्स्ट्रैक्शन इन द डीबीएमएस। ये कुछ फंडामेंटल एंटिटीज होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन को। डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच। डेटा मॉडल्स क्या करता है, डिफाइन करता है हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम। आखिर कैसे वो प्रोसेस्ड किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं इनसाइड द सिस्टम, ये डेटा मॉडल्स का काम होता है। ये डेटा मॉडल जो है ये कॉन्सेप्ट काम करती है। साथ ही द फ्लोइंग आर द 3 डिफरेंट डेटा मॉडल्स। यहाँ पर आपको समझना है कि डेटा मॉडल्स क्या है। तो डेटा मॉडल्स में हम लोग समझ ही लिए कि डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। किसी डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए 3 डेटा मॉडल्स है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के डेटा मॉडल होंगे, हिरेरिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। चलिए पार्टिकुलरली हम लोग समझते हैं कि आखिर हिरेरिकल डेटा मॉडल क्या है, नेटवर्क डेटा मॉडल क्या है और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है। हिरेरिकल डेटा मॉडल ये जो होता है, डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट किया जाता है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे आप कह सकते हैं एक पेरेंट के बाद कई सारे चाइल्ड होते हैं और पेरेंट से रिलेटेड उसके चाइल्ड होते हैं, तो उस तरह से डेटा को जो हम एंट्री करेंगे तो वो हिरेरिकल डेटा मॉडल कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिगर दिया हुआ है, स्कूल एक पेरेंट हम कह सकते हैं, और पेरेंट के जो सब पार्ट हो गए स्कूल में, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो है ये चलते हैं। और साथ ही अगर आप उससे और ट्रीज को और एक्सपेंड करना चाहेंगे तो साइंस में बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे, स्टूडेंट में आर्ट्स में बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे, फिर कॉमर्स में बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे। तो इस तरह से डेटा का जब स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग एक ट्रीज लाइक जो फॉर्मेट में बनाते हैं उसे हिरेरिकल डेटा मॉडल कहते हैं। साथ ही नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, इसे आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डेटा एंड रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स। अब नेटवर्क का मतलब ही होता है भाई एक दूसरे से नेटवर्क नेट जैसा कनेक्टेड होता है, यानी लिंक्ड होता है, एक दूसरे से जो लिंक्ड होता है। जैसे आप समझ सकते हैं स्कूल है तो हमने स्कूल को पेरेंट बना दिया है, चाइल्ड में हमारा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, लेकिन ये जो हमारा हिरेरिकल नहीं है, यहाँ पर फी सभी को लगता है भाई, तो सभी आपस में कनेक्टेड है। साइंस लोगे तब भी फी लगेगा,
कॉमर्स लोगे तब भी फी लगेगा, आर्ट्स लोगे तो भी फी लगेगा। तो सभी जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इस प्रकार के डेटा जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो फिल करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये कहलाते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। ये 3 टाइप के डेटा मॉडल होते हैं। हमें खास करके पढ़ना है रिलेशनल डेटा मॉडल, जो हमारे सिलेबस में है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। साथ ही इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे समझते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या है। इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। यहां पर आपको समझना है, क्वेश्चन यहां से आता ही है भाई, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि ये स्टोर डेटा को स्टोर करती है फॉर्म ऑफ ए टेबल, एक टेबल के फॉर्म में, यानी एक टेबुलर फॉर्म में जब डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंट्रीज किए होंगे, एक्सेस में एंट्रीज किए होंगे, तो ये कहलाएंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहां पर समझना है टेबल क्या होता है भाई, तो टेबल जो होता है रोज एंड कॉलम का कलेक्शन को ही कहा जाता है। यानी रो और कॉलम्स यानी पंक्ति जो होते हैं और जो स्तंभ होते हैं वो मिलकर जो है ये आपका कलेक्शन जो है टेबल बनाते हैं। यानी टेबल जो होता है रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी और नेम, यहाँ पर हमने 2 कॉलम लिया है और आईडी और यहाँ एक डेटा के लिए हमने यहाँ पर रखा है 2 रो। साथ ही जैसे आईडी के लिए एक रो हो गया और नीचे एक रो हमने रखा है। नेम एंड क्लास के लिए यहाँ पर हमने रो और कॉलम्स बनाए। तो ये टेबुलर फॉर्म में जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो ये कहलाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसे अच्छी तरह से समझे। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशन ये रिप्रेजेंट करती है। रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल। और रिलेशन किसको कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल, बट अ टेबल ऑफ अ वैल्यूज, जिसमें वैल्यूज भी होते हैं। Every row in the table represent a collection of related data values and column names are helpful to interpret the meaning of the वैल्यूज इन ईच रो। अब देखिए वैल्यूज जब हम एंट्री करते हैं तो कॉलम्स का जो नेम होता है उससे हम लोग को पता चलता है कि इसमें किस टाइप के वैल्यूज है, किस से रिलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पर कॉलम और रो जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनल डेटाबेस में। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज टेबल विथ रोज एंड कॉलम। पहले ही हमने समझा है कि रिलेशन जो होता है रोज और कॉलम का ही कॉम्बिनेशन होता है। वी हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन। यहाँ पर आपको जानना है कि रिलेशन यानी जो टेबल होता है उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेबल का। इट इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ द टेबल। टेबल को हम लोग जानेंगे कि किससे रिलेटेड ये डेटा है, तो उसके लिए टेबल का जो नाम है वो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही उसके बाद हम लोग जानते हैं कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी क्या होता है भाई, तो कार्डिनलिटी डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। एक टेबल में जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं यानी जो रोज की संख्या होते हैं उन्हें हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। अब डिग्री क्या होता है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट इज डिग्री। यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट इज डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल। एक टेबल में जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसे हम डिग्री कहते हैं। और कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, डिनोट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। टेबल में जितने रोज होते हैं उन्हें कार्डिनलिटी के नाम से भी जाना जाता है। और डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल, एक कॉलम में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं एक टेबल में, इन्हें डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 2 नंबर का यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है टपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, इसे आप रट लो चाहे निगल लो। टपल क्या होता है भाई, तो हॉरिजेंटल सबसेट इंफॉर्मेशन इन टेबल इज कॉल्ड टपल। हम लोग कह सकते हैं कि टेबल में जो रो इंफॉर्मेशन होते हैं, एक रो रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन्हें भी हम टपल्स कह सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें हॉरिजेंटल जो सबसेट होता है इंफॉर्मेशन इज अ टेबल इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल। द टपल इज ऑल्सो नॉन एज अ रिकॉर्ड और रो। देखिए यहाँ पर बात क्लियर है कि टपल को जो है एक रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है या फिर रो, यानी जितने रो रिकॉर्ड्स होते हैं कॉलम को छोड़कर जो रो रिकॉर्ड्स होंगे प्रत्येक रो का, वो टपल कहलाता है। विच गिव्स पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जिससे क्या पता चलता है, एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है व्हाट इज टपल, तो इसे आप याद कर लो। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। आखिर एट्रीब्यूट्स क्या होता है भाई, तो ऑल्सो नॉन एज फील्ड और कॉलम्स। यानी जो टेबल में जो फील्ड होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे फील्ड्स या फिर कॉलम के जो नाम होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट
को हम दूसरे नाम से समझ सकते हैं क्या, कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें समझना है कि जो टपल होता है वो रो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोमेन क्या होता है, यहाँ पर आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, मतलब आपको समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ गिवन कॉलम और एट्रीब्यूट। एक कॉलम के लिए गिवन कॉलम के लिए जो भी एट्रीब्यूट के लिए, एट्रीब्यूट कहें चाहे कॉलम कहें, उसके लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उन्हें डोमेन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं कीज, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आते ही 100%। कीज क्या होते हैं? द की इज डिफाइंड एज द कॉलम ऑफ एट्रीब्यूट और द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स द टेबल। किसी टेबल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके कॉलम्स के नाम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कॉलम में फलाना जो है रिलेटेड डेटा को हमें इंसर्ट करना है। तो तरह तरह के जो कीज यूज होते हैं उन्हें कीज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको याद करना है कि प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही है। प्राइमरी की इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली, यहां पर याद रखना है कि प्राइमरी की जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स, क्योंकि इस की सहायता से पूरे टपल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हम लोग आइटम, नेम और क्वांटिटी, तरह तरह के जो यहाँ कॉलम्स देंगे और उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो अगर हम लोग आइटम का नाम जो है उसका कोड कुछ रख देंगे तो उसका जो कोड होगा जैसे 101, 102, 103, ये क्या होगा? यूनिक होगा। इससे हम लोग उस पार्टिकुलर रो को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। इट इज यूनिक एंड नॉट नल। यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राइमरी की जो होता है वो नल नहीं होना चाहिए, यानी खाली नहीं होना चाहिए। और ये क्या करता है? यूनिक रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर रोल नंबर अगर हम लोग लिखेंगे तो स्टूडेंट का नाम जो है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है स्टूडेंट का क्या होगा, वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है। कि एक नाम से अधिक कई सारे बच्चे मिल जाते हैं लेकिन रोल नंबर सबका अलग अलग होता है एक क्लास में। तो यहाँ जो रोल नंबर हमने एग्जाम्पल लिया है वो प्राइमरी की होगा। तो यहाँ हमने जो टेबल बनाया आइटम, आइटम नेम, क्वांटिटी, तो आइटम नेम जो है यहाँ पर अलग, आइटम जो नेम है सिमिलर हो सकता है लेकिन जो आइटम है उसका जो कोड है वो डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल में आइटम, आइटम नेम और क्वांटिटी में हमारा आइटम जो है वो प्राइमरी की होगा। आगे हम समझते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट की क्या होता है। तो कैंडिडेट की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन। एक रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब अभी हमने समझा ही था, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, जितने भी कॉलम्स होते हैं इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन बी सर्व एज प्राइमरी की, जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता है, आर कैंडिडेट कीज। वे सबके सब कैंडिडेट कीज होते हैं क्योंकि दे आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन। क्योंकि एक जब हम प्राइमरी की बना लेते हैं रिलेशन में तो बाद बाकी जितने भी कीज रहते हैं वो सबके सब कैंडिडेट कीज कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कॉलम जिन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वे सबके सब जो है कैंडिडेट की कहलाएंगे, क्योंकि वे सबके सब कैंडिडेट हैं किसके लिए? प्राइमरी की के लिए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम, यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने बनाया है, साथ ही स्पॉट आईडी हमने बनाया। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कॉलम में जो रिकॉर्ड है वो सबके सब डिफरेंट, प्रत्येक रो में जो रिकॉर्ड्स है वो डिफरेंट हैं। देखिए जैसे स्टूडेंट आईडी में 101, 102, 103, 104, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। जब प्राइमरी की बना सकते हैं तो वे कैंडिडेट की भी कहलाते हैं। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर देखिए राम, करण, दीपक, अजित, तो डिफरेंट नेम है। तो यहाँ यदि सिमिलर नाम होता है तो वो कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सभी नाम क्या है? डिफरेंट है। तो इस कॉलम को भी हम लोग क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी जो प्राइमरी की के लिए फिट होते हैं वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। लास्ट नेम भी देखिए सब में डिफरेंट है, स्पॉट आईडी भी देखिए सब में डिफरेंट है, तो ये सबके सब कैंडिडेट की कहलाएंगे। और जब हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जैसे स्टूडेंट आईडी, तो ये हमारा प्राइमरी की कहलाएगा और बाद बाकी ये जितने भी बचे ये इसके कैंडिडेट कीज कहलाएंगे।
आगे आता है अल्टरनेट कीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग ए की एज प्राइमरी की द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट की। यहां पर ध्यान देना है कि अभी हमने देखा कि सब के सब जो है कैंडिडेट की कहलाएंगे, उसके बाद एक सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग का वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। तो अल्टरनेट की क्या होता है, जब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं किसी प्राइमरी की को तो बचे हुए जितने भी कीज कहलाते हैं वो सब के सब जो है अल्टरनेट कीज कहलाते हैं। कीज आर प्राइमरी कीज, द रिमाइनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट की। यानी एक की को जब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे के सारे जो बचे हुए कॉलम्स होते हैं सब के सब अल्टरनेट कीज कहलाएंगे। आगे समझते हैं फॉरेन की, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। फॉरेन की क्या है भाई, तो एट्रीब्यूट दैट एक्ट्स एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब यहां पर समझना है कि फॉरेन की जो होता है वो किसी एक टेबल में नहीं होता है, दो टेबल में यहां पर आपको लेना पड़ेगा, यानी 2 रिकॉर्ड्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप एक टेबल बना रहे, स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड बना रहे, कि स्पोर्ट नाम का रिकॉर्ड बना रहे, तो जो कहता है कि जो एट्रीब्यूट दैट एक्ट एज अ प्राइमरी की इन द अनदर टेबल, यानी अगर आपका टेबल 1 का कोई ऐसा कॉलम जो टेबल 2 में प्राइमरी की जैसा काम करता है तो वो कहलाता है फॉरेन की। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी हमने बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पोर्ट आईडी, और ये तरह तरह के रो का हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया है। आगे एक स्पोर्ट नाम का हमने टेबल बनाया है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम है स्टूडेंट नाम के टेबल में स्पोर्ट आईडी, और वो जो है आपका स्पोर्ट नाम के कॉलम में हमने उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है, यानी स्पोर्ट आईडी प्लस उसके बाद गेम का नाम हमने लिखा हुआ है। तो जो एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल में किसके जैसा काम करेगा, तो किसी प्राइमरी की के जैसा काम करेगा, तो वो कहलाता है फॉरेन की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कीज के बारे में हमने समझा। अब हम लोग समझेंगे कि ऑपरेशन ऑन रिलेशन अलजेब्रा। अब क्या होता है कि किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है किसी टेबल के बीच में, कैसे रिलेशनल अलजेब्रा के अनुसार काम किया जाता है। तो कुछ यहाँ साइन आपको याद रखने हैं। तो यूनियन, यहाँ पर यू सिंबल होता है इसका यूनियन का। इफ द डिग्री ऑफ टू रिलेशन इज सेम एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, किसी सेम डोमेन पर डिफाइन करते हैं कोरेस्पॉन्डेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। इफ आर एंड एस, यहाँ आगे और भी समझिए, आर एंड एस आर टू रिलेशंस, देन आर यू एस इज डेनोटेड एज द यूनियन ऑपरेशन। अब क्या होता है, दो टेबल का हम एग्जांपल लेते हैं यूनियन को समझने के लिए। तो एक देखिए स्टूडेंट टेबल हमने लिया है, एक मॉनिटर टेबल लिया है। अब यहाँ पर हमने, अब यूनियन क्या होता है भाई, देखिए डिनोट्स एज यूनियन ऑपरेशन। यहाँ पर हम लोग जो देखें कि आर यू एस से इसको डिनोट किया जाता है, यानी स्टूडेंट नाम का एक टेबल और मॉनिटर नाम का एक टेबल हमने बनाया है, जो दोनों में मैच हमारा करता है, और जो नहीं भी करता है उस सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है यूनियन कहलाते हैं। यानी अगर हम स्टूडेंट यूनियन मॉनिटर बनाते हैं तो 101 का जो रिकॉर्ड है वो तो होगा जो मॉनिटर से मैच नहीं कर पा रहा, फिर भी हमारा यूनियन में आउटपुट होगा। और साथ ही 102 का जो रिकॉर्ड है वो देखिए दोनों में मैच कर रहा है, तो हम लोग एक ही बार उसको लिखेंगे। साथ ही जो है 103 का जो रिकॉर्ड है इस टेबल में है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन तो यूनियन में क्या होगा कि आपका इंक्लूड होगा। 104 वाला जो रिकॉर्ड है देखिए एक टेबल में दूसरा में नहीं है, तो उसको हम लोग जो आउटपुट टेबल होगा उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। साथ ही देखिए 108 वाला जो रिकॉर्ड है यहाँ पर मॉनिटर टेबल में जो श्याम करके लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये मॉनिटर टेबल में है लेकिन स्टूडेंट टेबल में नहीं है। लेकिन यूनियन क्या होगा, दोनों का जोड़ होता है, तो दोनों का कलेक्शन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटपुट में श्याम भी आ जाएगा। तो इस तरह से यूनियन निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दो टेबल दिए हुए रहते हैं और आपको वहां पर उसके यूनियन निकालना है। ऐसे आप मैथमेटिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब समझते हैं इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन, इट कंटेन्स द कॉमन टपल्स फ्रॉम द बोथ टेबल। यहां पर समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन देखिए उल्टा यू का सिंबल होता है। इट कंटेन्स द कॉमन टपल्स, दोनों में जो टपल्स कॉमन होते हैं यानी दोनों में जो मैच करते हैं, फ्रॉम द बोथ टेबल्स। जैसे आर और एस नाम का हमने एक टेबल बनाया है, आर द टू रिलेशन, यहाँ पर दो रिलेशन है आर और एस, यानी दो टेबल, एक का नाम है आर और एक का नाम है एस। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस जो होगा इस डिनोटेड, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ कुछ हमने फॉर्मेट बनाया है, आप देख सकते हैं ऊपर जो टेबल हमने लिखा था, क्या लिखा था, स्टूडेंट और मॉनिटर। यहां पर देखिए दोनों में कौन से रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। तो देखिए करण 101, तो दूसरे मॉनिटर में जो है 101 का रिकॉर्ड नहीं है, तो यह इंटरसेक्शन नहीं होगा। 102 दीपक, तो देखिए मॉनिटर नाम का जो टेबल है उसमें वो मैच कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन में हमारा होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कोड और नेम, और इंटरसेक्शन हमारा 102
और दीपक। तो उसके बाद हम लोग मैच करते हैं। देखिए 103 का रिकॉर्ड जो है वो 103 जो रिकॉर्ड है वो मॉनिटर नाम के जो टेबल है इसमें मैच नहीं कर रहा है। 104 का जो रिकॉर्ड है वो मॉनिटर नाम के टेबल में मैच नहीं कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड दोनों में कॉमन होता है, तो दीपक 102 का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। लेकिन यूनियन में क्या होता है, सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं। अगर है एक टेबल में और दूसरा में नहीं है तो वो भी इंक्लूड होगा, अगर दोनों में है तो भी इंक्लूड होगा, अगर पहला में नहीं है दूसरा में है तो भी इंक्लूड होगा, तो उसे हम लोग यूनियन कहते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सिमिलर होता है उसे हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इंटरसेक्शन कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं डिफरेंसेस। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस को भी समझना। द डिफरेंस क्या होता है कि ऑपरेशन रिमूव्स कॉमन टपल्स। ये देखिए इंटरसेक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है कि जो कॉमन टपल्स होता है उसको हटा दिया जाता है। इस ऑपरेशन की सहायता से जो कॉमन टपल्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है। फर्स्ट टेबल इट डिनोटेड आर माइनस एस, और इसको माइनस से डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग आर नाम का एक टेबल बनाते हैं और एक एस नाम का एक टेबल बनाते हैं, मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टॉपिक्स को क्लियर कराना है। तो यहाँ पर देखिए आर और एस जो दो टेबल है, 101, 102, 103 ये रिकॉर्ड है, और यहाँ पर 102, 108 और 107 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो कॉमन टपल है, देखिए 102 का जो रिकॉर्ड है विकास 92 मार्क्स लाया है और यहाँ पे विकास 92 मार्क्स लाया है। तो दोनों में कॉमन जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में क्या होगा, अगर आपको डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड जो है उसको हटा देंगे। और किस टेबल से हटा देंगे, पहला टेबल से हटा देंगे, वो आपका आर माइनस एस कहलाएगा, यानी डिफरेंस निकल जाएगा। यानी आर जो टेबल है वो एस से जो है वो हम एस से जो डेटा मिलेगा वो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आर में देखिए 101, 102 और 103 है। तो आर में 102 का जो रिकॉर्ड है वो 102 का जो रिकॉर्ड है वो एस नाम के जो टेबल है उसे मैच कर रहा है। तो जो सिमिलर डेटा होता है वो माइनस हो जाता है, तब हमारा डिफरेंस निकल जाता है। आगे देखिए यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेशन, जिसे इस ऑपरेटर की सहायता से इसको डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हैं द सिलेक्शन और सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट द टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को आप डीबीएमएस में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। स्टूडेंट नाम का एक टेबल हमने बनाया है, स्टूडेंट, और कोड 102, 101, 102, 103, 104 का कुछ कोड और रिकॉर्ड्स हमने बनाया है। अब अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर कॉलम को या रो को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हम लोग सिग्मा साइन का यूज करेंगे, और मार्क्स और ग्रेटर देन 95, अगर 95 मार्क्स से ज़्यादा है स्टूडेंट नाम के टेबल में तो उसे ब्रैकेट में रखते हैं। देखिए तो वो सब के सब आउटपुट हो जाएंगे। तो 101, 102, 103, 104 में देखिए मार्क्स हमारे दिए हुए, करण का 98 है, 97 है, विकास का 92 है, सूरज का, दीपक का 94। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हुए, सिग्मा का ऑपरेशन का यूज करते हुए, तो सिग्मा मार्क्स ग्रेटर देन 95 और स्टूडेंट टेबल से है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा, सिलेक्शन का काम होगा। तो ये सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, जो 95 से अबव है। तो 95 से अबव कौन कौन सा है भाई, देखिए तो यहाँ पर देखिए करण 98 है, विकास 97 है, तो ये 95 से अबव है। तो ये रिकॉर्ड्स को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं डीबीएमएस में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे एक कोई टेबल दिया हुआ रहता है उसको सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हुए कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, उसको आपको निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, समय का हम लोग को मेंटेन करना है इसलिए थोड़ा स्पीड हम लोग चल रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेशन का हम लोग यूज देखेंगे, इससे पाई से डिनोट किया जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन में क्या होता है कि इट सेलेक्ट द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द रिलेशन, किसी रिलेशन से किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ पार्टिकुलर तरीके से यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन बनाया है 101, 102, 103, 104 और इसके रिकॉर्ड हमने लिखा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर एट्रीब्यूट यानी पार्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो पाई डिनोट करके हम लोग उस कॉलम का नाम लिखेंगे और मार्क्स लिखेंगे, और किस टेबल से जो हम लोग ये करेंगे, किस टेबल से उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर पाई लिखे हैं, देखिए अगर हम लोग नाम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, नेम का जो एट्रीब्यूट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, और मार्क्स का जो एट्रीब्यूट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये पार्टिकुलर
एट्रीब्यूट को ही सेलेक्ट करेगा। देखिए जो आउटपुट टेबल हमारा है इसमें नेम और मार्क्स ही सिर्फ रिकॉर्ड में दिख रहे हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं डीवीएमएस चैप्टर में। साथ ही लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टिजन प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, इसे आप रट लो, याद कर लो, किसी भी प्रकार से समझ लो। कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है? ये क्रॉस साइन से डिनोट होता है। क्रॉस यानी मल्टीप्लाई। कार्टिजन प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीप्लाइज टू रिलेशन, ये टू रिलेशन को मल्टीप्लाई करता है सच दैट द रिजल्टिंग रिलेशन कंटेन ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ टपल फ्रॉम द इनपुट रिलेशन। अगर एक रिलेशन हमारा बना हुआ है, दूसरे रिलेशन से उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ क्वेश्चंस का आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे। यहाँ आप एक टेबल की सहायता से समझिए कि कैसे आप अपने बुक में भी देख के समझ सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये मैंने एक टॉपिक्स का बहुत ही शॉर्ट और सटीक नोट्स आप लोग के लिए बनाया जो एग्जाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्टूडेंट और गेम्स नाम का दो यहाँ हमने टेबल बनाए, एक रिकॉर्ड हमने स्टूडेंट के लिए बनाया, एक गेम के लिए। तो स्टूडेंट में हमारा दो रिकॉर्ड, दो एट्रीब्यूट है, कोड है और नेम है, और उसके बाद गेम में तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो बेसिकली कोड, नेम और गेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोड आउटपुट जो टेबल है वो है कोड, नेम और गेम, ये 3 एट्रीब्यूट हमारे बन गए। अब क्या करेंगे, हम लोग का जो रो 1 है वो गेम नाम की जो टेबल का रो 1 है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गेम नाम का जो टेबल है उसका रो 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टूडेंट टेबल है 101 करण, तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गेम का रो 1 से फिर रो 2 से, तो 101 जो है वो मल्टीप्लाई होगा क्रिकेट से। तो 101 में क्या है, करण है, क्रिकेट हो गया। और फिर यही रो जो है वो नीचे जितने रो रहेंगे, आगे जितने भी ज़्यादा भी रहेंगे तो उससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 रिकॉर्ड रहेंगे, 4 रिकॉर्ड रहेंगे तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर तो 2 ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर 101 जो है फिर चेस से, चेस नाम का जो गेम है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 101 का जो रिकॉर्ड है आउटपुट टेबल में करण और चेस, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये तो खत्म हो गया, फिर 102 का जो रिकॉर्ड है वो हमारा फिर से गेम का जो रिकॉर्ड है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 102 में हमारा है विकास जो कि क्रिकेट से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 102 विकास क्रिकेट, और उसके बाद हम लोग फिर से उसको नीचे वाला जो रो रिकॉर्ड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 102 विकास और फिर से हम लोग चेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 102 विकास चेस, इस तरह से हम लोग कार्टिजन प्रोडक्ट का एक आउटपुट टेबल बना सकते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही C++ लैंग्वेज सीरीज के भी जो वीडियोज़ है वो मैराथन सेशंस के वो बन रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करें और काफ़ी अच्छा से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही बहुत ही न्यू वीडियोज़ आएंगे और हमसे जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।